Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपका डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. इससे पहले हमने एक सेशन निकाला था ऑन कंट्रीज एंड कैपिटल्स. सो इसमें थे आपके 14 क्वेश्चंस और जिसमें हमने कवर करी थी 50+ कैपिटल्स. और ये सेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का है. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें. इट्स पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जीके, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है. सो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सो उसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है. सो हमने ट्राई किया है ये कवर करने का वहाँ पर. सो आप ज़रूर जाना वो वीडियो देखना. एंड ऑल्सो आप इसे क्विज की तरह भी ले सकते हो इस वीडियो को और कमेंट्स में बताना कि आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस आपने कितने करेक्ट आंसर करे. ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम न्यूज़ के. सो देखो ये टॉपिक है आपका G7 से रिलेटेड एंड G7 एंड क्लाइमेट से रिलेट करता है. अब रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट में आपके G7 के जो मिनिस्टर्स हैं दे मेट. इन लोगों ने साथ में मीटिंग्स कंडक्ट करी फॉर 2 days एंड ये आपकी मीटिंग्स हुई थी टरिन में. टरिन इज अ प्लेस इन इटली, ये आपकी इटली में लोकेटेड है. सो वहाँ पर इन्होंने ये आपकी मीटिंग्स कंडक्ट की थी. सो क्या क्या बातें वहाँ पर हुई वो हम डिस्कस करेंगे पहले एंड देन वी नीड टू दी एनालिसिस. अब G7 ने बोला है, G7 एनर्जी एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स ने एग्री किया है, इन्होंने एक नई टाइम फ्रेम पर एग्री करा है. अब क्या है इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने बोला है कि बाई 2030 हम जो आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको हम फेज आउट कर देंगे, हम उन्हें बंद कर देंगे. ठीक है, सो ये बात इन्होंने बोली है यहाँ पर. सो व्हाट दे सेड दैट दे फेजिंग आउट द एग्जिस्टिंग अनएमिटेड कोल पावर जनरेशन इन आवर एनर्जी सिस्टम. जो उनके एनर्जी सिस्टम है उन्हें वो फेज आउट कर देंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2030. सो 2030 के फर्स्ट हाफ की बात करी गई है, नॉट इवन बिफोर 2030 इज फर्स्ट हाफ. Or in a timeline consistent with keeping a limit of 1.5 degree temperature rise within the reach in line with the country's net zero pathway. So इसकी बात की गई है इन्होंने कि हम 2030 तक ये जो आपका कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें बंद कर देंगे. एंड ये इस बात में लाया गया है, इस टॉपिक के साथ कंसिस्टेंट है कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर राइज है उसे भी मेंटेन करके रखेंगे अगर ये इस बात पे जाए. ओके, सो ये बातें इन्होंने कही है. अभी कैसे पहुंचेंगे देखो वहां तक. अगर इन्हें फेज आउट करना है, फर्स्टली अगर ये कोल से आपका फेज आउट करने वाले हैं सो इन्हें कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं ये ले रहे हैं. जैसे ये बोल रहे हैं कि ईवी पर आ जाएंगे मोस्टली बाय 2030 तक. आप देखोगे कि ये जो G7 नेशंस हैं वहां पर ईवीज आपकी वर्क करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट चीज ये बोल रहे हैं कि आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर को ये एक्सप्लोर करेंगे. सो अगर कोल से जाएंगे तो न्यूक्लियर पावर की ओर ये मूव करेंगे. सो ये बात भी कही गई है. बट इसमें देखो आपका जो जर्मनी है, जर्मनी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट. जर्मनी आपका न्यूक्लियर पावर में नहीं एक्सप्लोर कर रहा है. सो दीज आर द थिंग्स ये जो कर रहे हैं कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, ये इनके स्टेप्स होने वाले हैं. राइट, अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि G7 के मेंबर्स ही क्यों कर रहे हैं, बाय 2030 इन्होंने ये गोल क्यों रखा है. क्योंकि देखो इंडिया का जो गोल है एट प्रेजेंट दैट इज कि हम 2070 तक आपका नेट जीरो पे आएंगे. ठीक है, हमारा वो गोल है. सो इनका 2030 क्यों है. अब 2030 इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा ये जो G7 नेशंस हैं दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज. फर्स्टली ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो मतलब जब ये डेवलपिंग स्टेज में थी उस टाइम पर इन्होंने जो इनके पास रिसोर्सेज थी, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, उन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सप्लॉइट करा. एंड सबसे ज़्यादा जो इनका पोल्यूशन भी है वो इन्होंने ही बना करा है क्रिएट. ओके, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी इन्होंने ही रिलीज करा है. यू कुड सी ऑल्सो दैट द G7 मेंबर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 5th ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020. सो ऑलमोस्ट जितना था उसमें जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था दैट वाज मोर देन द एंटायर अदर नेशंस. सो इसलिए इन्हें नीड है कि अभी से इस पर वर्क करना स्टार्ट करें. एंड देखो ये बात भी देखी गई कि जो आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बोला कि जो G7 ने 2030 रखी है फेज आउट करने के लिए, ये भी काफ़ी लेट ही रखी है इन्होंने फर्स्टली. एंड 2035 डेडलाइन बोली है फॉर गैस फायर्ड सप्लाईज. सो इसके बारे में बोला गया है यहाँ पर. ओके,
सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड एंड प्लस दे हैव सेड कि ये उस पाथ पे नहीं है, ठीक है। अब एनालिसिस की बात अगर हम करें यहाँ पर, वी एनालाइज दिस थिंग, सो व्हाट इज कमिंग प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। अब इन्होंने बोला तो है दिस इज ऑल टॉक्स कि 2030 तक आपका फेज आउट कर देंगे, बट क्या ये उस बात पे है फेज आउट करने की या नहीं है, दैट वी डिस्कस। अब देखो G7 में देयर आर अदर नेशंस एज वेल। अब देखो यूके का न्यूज़ में क्या आ रहा है कि यूके अभी जो उनकी कोल माइंस है उनके एरिया की, उन्हें फिर से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो वो लोग तो कोल को गिव अप नहीं कर रहे हैं, अगर वो माइंस एक्सप्लोर कर रहे हैं दैट मीन्स दे स्टिल वांट कोल, राइट। एंड नेक्स्ट अगर आप जर्मनी पे आओगे, जर्मनी आपका, ठीक है, जर्मनी आपका कोल पे नहीं, न्यूक्लियर पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोल पे, या दे वांट टू यूज कोल। एंड नेक्स्टली इनके पास गैस है, ठीक है, ये गैस यूज करते थे, उससे पहले गैस यूज करते थे और गैस की सप्लाई होती थी रशिया से। सिंस रशिया में आपकी वॉर चल रही है, सो गैस में भी इनको काफी प्रॉब्लम आ रही है गैस की सप्लाई में। सो अब ये फिर से ये भी कोल की साइड ही मूव कर रहे हैं। इसमें आपकी एक कंट्री है फ्रांस। फ्रांस तो आपका स्टिल पाथ में है, फ्रांस के पास वो न्यूक्लियर पावर में भी कर रहे हैं इन्वेस्ट और एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लस उनके पास टाइडल एनर्जी भी है। सो दे आर वर्किंग ऑन दैट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे नेशंस उसी पाथ पर है जिससे वो 2030 तक अचीव कर लेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट आ जाएंगे हम थोड़ा सा G7 पे स्टैटिकली वील स्टडी। वी ऑल नो G7 की 7 कंट्रीज आप सबको याद होनी चाहिए। दे आर कैनेडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। सो ये आपकी कंट्रीज हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1975 में फॉर्म हुई थी। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम CA पोर्शन पे। अब रिसेंटली आपकी अंडर 21st एडिशन ऑफ द अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 आपकी कंडक्ट हुई थी। अब इसमें किस प्लेयर ने गोल्ड सिक्योर किया है इन हैमर थ्रो? सो द नेम ऑफ द प्लेयर इज हर्षद कुमार। सो हर्षद कुमार हैज सिक्योर्ड अ गोल्ड मेडल इन हैमर थ्रो। प्लस इसके अलावा देखो इसमें 60 इंडियंस थे आपके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 31 men थे, 29 women थी, and we were able to secure 18 medals. Okay, so 18 total medals we were able to secure. इसमें जो list of the winners है, the entire list that I'll provide you on Telegram, वहाँ पर Telegram पे आपको वो entire list मिल जाएगी, उससे आप एक बार read कर सकते हो। You should know the name of the players at least. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। अब रिसेंटली आपकी एक बुक आई है, द नेम इज द विनर्स माइंडसेट। ओके, एंड द ऑथर इज शेन वॉटसन। सो शेन वॉटसन आपके ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, क्रिकेटर। सो ही हैज ऑथर्ड दिस बुक। यू शुड नो द नेम एंड द ऑथर, क्योंकि देखो क्रिकेट फेवरेट रहता है यूपीएससी का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, प्लस एक बुक आई है तो वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आएंगे हम नवरत्ना पर। अब रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नवरत्ना का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है बाय द गवर्नमेंट? सो वो है आपकी IREDA, दैट इज योर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, और इसकी ऐड होने के बाद हो जाती है आपकी 17 नवरत्नास जो अभी इंडिया में है। ओके, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग, developing and extending financial assistance for setting up projects related to new and renewable sources of energy and energy efficiency. Okay? नेक्स्ट आएंगे हम रैमपेज मिसाइल पर। अब रिसेंटली कौन सी इंडियन आर्म फोर्स है जिसने इंडक्ट करी है ये रैमपेज मिसाइल्स इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स स्ट्राइक केपेबिलिटीज? तो देखो दो आपकी फोर्सेस हैं, एक है आपकी इंडियन एयरफोर्स और एक है नेवी, दोनों ने ही इन्हें इंडक्ट किया है। द नेम ऑफ द मिसाइल इज हाई स्पीड लो ड्रैग Mark 2। ये आपकी इंडियन एयरफोर्स में आई है, इसकी रेंज है आपकी 250 किलोमीटर्स तक। सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हो आप इन्हें इन द रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट दैट इज Su-30 एंड MiG-29 एंड ऑल्सो जैगुआर फाइटर्स। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो अभी AI से रिलेटेड न्यूज है। रिसेंटली कौन सी आपकी इंडियन मीडिया ग्रुप था जिनका AI पावर्ड न्यूज एंकर है? सो दिस इज नॉट अ रियल पर्सन, दिस इज अ AI पावर्ड न्यूज एंकर जिसने रिमार्केबल सक्सेस अचीव करी है एट द रिसेंट इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स हेल्ड इन लंदन। सो लंदन में आपके अवार्ड्स हुए थे, मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ये ग्रुप था? फर्स्टली ये था आपका इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप का AI असिस्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द एंकर, AI से बनाई हुई एंकर है एंड द नेम इज सना and she has won a first prize in the best use of AI in customer facing products.
सो उसमें उस कैटेगरी में शी वन द फर्स्ट प्राइज. ओके, सो AI इनोवेशन के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है. नेम भी याद रखना, द नेम वाज सना. नेक्स्ट आएंगे हम आयुष्मान भारत दिवस. सो आज के दिन 30th अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका आयुष्मान भारत दिवस. ओके, मेन एम क्या है? अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को पता चले. ठीक है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ये. It is basically a day established by the government to highlight the scheme's objective of providing better access to affordable and quality healthcare service, especially for the underprivileged. So जो underprivileged लोग हैं उनके लिए affordable और quality healthcare services provide करने के लिए ही आपकी ये योजना आई थी. 2018 में आई थी आपकी योजना, लॉन्च हुई थी उस टाइम पर. इसे हम कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर्स बेसिकली आयुष्मान भारत योजना, PMJ योजना कहते हैं. हेल्थ केयर स्कीम है दैट ऑफर्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख टू मोर देन 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज एवरी ईयर. ये प्रोवाइड करती है, कवर करती है ये 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर. ओके, सो दिस इज व्हाट इट प्रोवाइड्स. इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट आएंगे हम आज के टॉप 4 वोकैब वर्ड्स पे. सो आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज फिएट, विच मीन्स इट शैल बी और लेट इट बी डन. ये फिएट हम करेंसीज में बहुत बार यूज करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ओनली हैव अ वैल्यू बिकॉज द गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट काइंड ऑफ वैल्यू. ओके, देन वी हैव रीइंबर्समेंट which means repay करना basically. When an organization pays back an employee, customer or other party for expenses they have incurred or overpaid. Then we have anecdote. This means a brief account from a real life event. अगर आप देते हो, it's basically इसका यूज होता है ताकि आप more impact create करो on the listeners and readers. And then we have predominantly, which means for the most part or mostly or mainly. Lastly हम आ जाएंगे आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel.